नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज हम जिस मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़े हैं वो हम सबकी सेहत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे साथ डॉक्टर भी हैं स्टूडियो में, खास मेहमान डॉक्टर नीरज जैन। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन डॉक्टर से ज़्यादा आज जिस बारे में बात हो रही है, डॉक्टर साहब ने किताब लिखी है, द मिस्ट्री ऑफ नेवल, साइंस ऑफ हेल्थ। एक गाना सुना होगा आपने, मैं शायर तो नहीं लेकिन जब से देखा तुझको शायरी आ गई। तो इस किताब को लिखने का क्या उद्देश्य है? आप तो डॉक्टर हैं, आप किताब नहीं भी लिखते तो चलता, लेकिन आपने कहा इसको 3 साल लग के आपने किताब लिखी, तो ऐसा क्या खास है इस किताब में? जब मुझे इस किताब का विषय मालूम पड़ा, नाभि रहस्य और स्वास्थ्य विज्ञान, तो ये मेरे को अजीब सा लगा कि हमें डॉक्टरों को इसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। और कई साल हमारे पास लोग आते थे और कहते थे कि आप हमारी नाभि देख लीजिए, और नाभ हमारी टल गई है, डिग गई है। हम सोचते थे क्या ये बात कर रहा है, हम पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, गंवार वाले बात कर रहे हैं। तो हम कहते नहीं, तुम बताओ हमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा जीवन में हुआ कि मेरे एक रिश्तेदार की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, और मुझे उनको सारे इलाज करने के बाद बहुत मायूसी हुई कि सब जगह फेलियर मिल रहा था। उनको एक बहुत ही ख़राब किस्म का ब्रेन ट्यूमर था। लोगों ने जवाब दे दिया था, उनकी सर्जरी हो गई, रेडियोथेरेपी हो गई, स्टीरॉइड्स मिल गए, वो बेहोश हो गए अल्टीमेटली। और हम बड़े मायूस थी, अब कैसे करें, उनकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी। तो हम स्वामी अप्रोक्षानंद जी को, हमने किसी ने कहा कि उनके पास जाइए, तो हमने उनसे अप्रोच करा और उन्होंने 5 मिनट में उनकी आंखें भी खुलवा दी, जो उन्होंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। हमने कहा जो इंसान 1 हफ्ते से बेहोश था, ये क्या हुआ चमत्कार। तो फिर हमें जब मालूम पड़ा कि ये नाभि के ज्ञाता हैं, उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, तो मैंने उस साइंस को फॉलो करना शुरू करा। और वो पुस्तक मेरी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो मेरी हिंदी से बहुत आगे थी। मैंने इतनी हिंदी नहीं पढ़ी अनफॉर्चुनेटली। तो फिर मैंने उसको सोचा कि इसको और डॉक्टरों के तक पहुंचाने के लिए इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद करना ज़रूरी है। इसलिए मैं लेखक बन गया, नहीं तो वाकई मैंने अभी तक कोई लेख लिखा नहीं है। तो क्या वाकई हर बीमारी का नाभि से संबंध होता है? क्योंकि आप डॉक्टर हैं और मतलब आपके पेशे पर और आपके प्रति कोई सवाल नहीं है, लेकिन जनरली कभी कोई जाता है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर कहेंगे ये टेस्ट कराओ, एक टेस्ट पूरा नहीं होता तो दूसरा, तीसरा, चौथा, वो श्योरिटी के लिए टेस्ट कराते रहते हैं। तो वो नाभि पे कहाँ जाके ठहरती है बात? पहले तो नहीं ठहरती थी, लेकिन जब से हमको ये ज्ञान हुआ है तो हमें समझ में आया कि सारी कहानी नाभि से ही शुरू होती है, और वहीं से हमारा शरीर की रचना शुरू हुई। और यहाँ पर 72,000 नाड़ियाँ हैं जिन्होंने सारे शरीर में फैल के इस शरीर की रचना करी है। तो जब वो शरीर की रचना नाभि से हुई है, तो सारे रोग और उसका उपचार भी नाभि से ही होगा। तो ये तो बिल्कुल ही एक बहुत ही लॉजिकल बात है, लेकिन ये कभी हम डॉक्टर लोग सोचते नहीं इसके बारे में। लेकिन जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा और फिर इसका अनुवाद करा, इसकी गहराई में गया, तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि हाँ, नाभि ही केंद्र है और वहीं से बीमारियाँ शुरू होती हैं और उसी का हमें उपचार करना चाहिए। बहुत गहरी किताब है और इसमें करीब करीब 18 चैप्टर हैं। तो हमने कोशिश की है उसको आपको अलग अलग हिस्सों में करके 4 एपिसोड में आप तक इसका पूरा तय इसकी जानकारी आपको देने की। क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं सर, वो हम अपने प्राचीन विद्या में भी देखते हैं, आयुर्वेद में भी जिक्र हो जाता है, या पुरानी जो चिकित्सा की प्रणाली उसमें देखने को मिलता है। और इस किताब में तो ये भी पढ़ने को मिला है कि आध्यात्म और उपनिषद दोनों में इस बात का जिक्र है, और मॉडर्न साइंस उसको अब स्वीकार कर रहे हैं आप। तो कैसे ये पुराने से नए में मेल खाता है? ऐसा है कि विद्या तो सब विद्या ही है जी। नई और पुरानी में कोई अंतर नहीं है। हमें इसको समझना है, हमें इसको नए तरीके से समझना है, क्योंकि ये विद्या प्राचीन विद्या है और बहुत पुरानी है। और जैसा आपने कहा, वेद, उपनिषद, और हमारे जो फिजिशियन और सर्जन थे सुश्रुत और चरक, उन लोगों ने भी इसका बहुत अच्छा वर्णन अपने संहिता में करा है। और उन्होंने साबित कर दिया कि नाभि के बगैर आप उपचार अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो नाभि तो एक बहुत ही अहम हिस्सा है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें इसको लेके ही चलना पड़ेगा, तो हमारे को सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। तो हम नहीं जो किताब नहीं पढ़ पाएंगे वो आपके ज़रिए हम इनको चरणबद्ध तरीके से बताएंगे कि, लेकिन एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है। हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि आप कुछ भी करें इस किताब को पढ़ के या हमारी हम जो बात कर रहे हैं उससे, अपने ऊपर कोई प्रयोग करने से पहले आपको लेकिन एक किसी चिकित्सक के पास जाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले नाभि आपकी किसी भी बीमारी से किस तरह कनेक्टेड होता है, उसका मस्तिष्क से, आपके पेट से कैसे संबंध होता है, जो वो गट और ब्रेन का रिलेशन हम इस किताब में देख रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शरीर की रचना ही नाभि से शुरू हुई है जी।
तो अगर हम वहाँ से लेके चलें तो हमें नाभि का महत्व मालूम पड़ जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि हम ये देखें कि हमारा ब्रेन, यानी कि इसके हिसाब से, पुस्तक के हिसाब से सहस्त्रार चक्र है ब्रेन में, वो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। और बाकी शरीर में नाभि, जिसको सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, मणिपुर चक्र कहते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम को और पेट को कंट्रोल करता है। तो माइंड का और गट का बहुत ही अहम एक संबंध है, और इसको हम मॉडर्न मेडिसिन में गट ब्रेन एक्सिस भी कह देते हैं। तो अगर मन में कोई रोग आएगा या परेशानी आएगी तो उसका एहसास हमको पेट में होता है, और अगर पेट हमारा ख़राब है तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करता है। जी। तो ये गट ब्रेन एक्सिस तो बहुत कारगर है, और इसको हम आजकल मॉडर्न मेडिसिन में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं कि अगर हमारा दिमाग परेशान है तो हमारी आंतें भी परेशान रहती हैं, कभी आंतें ज़्यादा चलती हैं, कभी कम चलती हैं, पेट दर्द करता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, ये किसी टेस्ट में नहीं आता है। अच्छा। तो ये ज़रूरी है कि हमें मालूम पड़े कि नाभि से कैसे हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, और भी कई सारी बीमारियां हैं जो नाभि से ही हमें पकड़ में आएंगी। और आपने कहा कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पास भी जब पेशेंट आते हैं, हम उनका एक टेस्ट कराते हैं, कुछ नहीं मिलता, दूसरा कराते हैं, कुछ नहीं मिलता, तीसरा कराते हैं। पेशेंट की समस्या वहीं की वहीं रहती है। फिर हम सोचते हैं कि शायद इस पेशेंट को मानसिक तनाव होगा, ये बीमारी नहीं है वास्तव में, और हम कई बार उनको एक साइकेट्रिस्ट के पास भी भेजने की सोचते हैं। लेकिन जब हमने नाभि का ज्ञान हुआ तब हमें समझ में आया कि वास्तव में अगर हम नाभि को ही ठीक कर दें तो उसकी सारी समस्याएं, अधिकांश समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। तो इसलिए नाभि का जानना ज़रूरी है। एक आपने बात कही अभी कि एक डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कर लें। अभी फ़िलहाल स्थिति ये है कि डॉक्टरों को इसके विषय में बहुत कम ज्ञान है, और उनकी वही स्थिति है जो मेरी 20 साल पहले थी, जब कोई मेरे पास आता था कि मुझे मालूम नहीं था। तो इसलिए वो डॉक्टर्स भी अभी यही सोचेंगे कि ये सब बेकार की बातें हैं, इसका सही तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अब अगर वो किसी नाभि विशेषज्ञ के पास जाएगा तो वो उसकी बात समझेंगे और उसकी मदद कर सकते हैं। वो त्रिदोष भी इससे कनेक्टेड है? त्रिदोष और बहुत सारी चीज़ें नाभि से कनेक्टेड हैं, क्योंकि त्रिदोष में क्या है कि ये हमारे आयुर्वेद का बहुत बड़ा सिद्धांत है कि वात, पित्त और कफ ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, हमारी नेचर को कंट्रोल करते हैं, हमारे शरीर की वर्किंग को कंट्रोल करते हैं, और हमारी बीमारियां भी इन्हीं के इम्बैलेंस से होती हैं। तो त्रिदोष भी नाभि से ही कंट्रोल होता है। तो हमें ज़रूरी है कि नाभि को हम ठीक रखें तो त्रिदोष भी हमारा बैलेंस में रहेगा। अब जाके उस कहानी का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि रावण की नाभि में क्यों तीर मारने को कहा गया था। तो पूरी प्राण वायु कहते हैं वहीं पर समाहित है। तो आप उसको किस तरह एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर जब आपके पास पेशेंट आता है, और जो हम कई बार देखते हैं कि ऐसी कई दुकानें या इस तरह के जगह खुले होते हैं जहाँ पर पहलवान हड्डी चटकाते हैं, तो उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और कैसे लोगों को बताएंगे कि नाभि के लिए आपको किसी एक विशेषज्ञ के पास जाना? आप खुद कह रहे हैं कि लोग बहुत कम हैं। बहुत कम है। पहले तो गांव-गांव में लोगों को नाभि के बारे में पता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे आधुनिक चिकित्सा का आगमन हुआ तो लोगों ने दवाइयाँ खानी शुरू कर दी, इंजेक्शन लगवाने शुरू कर दिए, और वो नाभि की चिकित्सा जानने वाले भी धीरे धीरे आउट ऑफ बिजनेस हो गए, तो ख़त्म हो गए। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि कहीं कहीं कोई काम वाला है, कोई गांव से आया है, और उसको ये ज्ञान अभी भी है, लेकिन वो ज्ञान बहुत टुकड़ों में सीमित है। उनको एक चीज़ पता थी, वो उसी को प्रैक्टिस करते हैं। हालांकि इस बुक ने तो उन सब की बातों को साथ में जोड़ के वेद, उपनिषद सबको जोड़ते एक पूरा एक इसका विस्तृत विवरण करा है कि किस ढंग से ये बिल्कुल साइंटिफिक है और कैसे इसका हम उपयोग कर सकते हैं। कि मैं किताब में देख रही थी, इसका साइंटिफिक जो व्यू है, प्रैक्टिकल व्यू है, स्कॉलर व्यू है, वो भी आपने पूरा एक्सप्लेन किया है। कैसे? ऐसा है कि अगर हम देखें शरीर की रचना, तो वो शरीर की रचना के समय नाभि से शरीर की रचना शुरू हुई, और वहाँ से ही सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे बनने शुरू हुए। 9 महीने में पूरा बच्चा तैयार हो गया। जब वो बाहर आया तो नाभि को काट दिया गया, नाल को काट दिया गया। लेकिन नाल को काटने से ऐसा नहीं है कि हमने नाभि को ही ख़त्म कर दिया। नाभि के कनेक्शंस जो शुरू में रचना के समय बने थे वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। हमें बस उसका ध्यान रखते हुए उसको उपयोग में लाना है कि कैसे हम नाभि से उन चीज़ों को ठीक कर सकें, क्योंकि अगर वो सारी
नाड़ियाँ जो कि नाभि से शुरू होकर सारे शरीर में फैली हुई हैं, अगर उनमें ही कहीं रुकावट आ जाएगी तो वो अंग जहाँ पर वो नाड़ी या चैनल्स काम कर रहे हैं उसमें रोग आ जाएगा। तो हमारा ध्यान सारा इसी पे होगा कि नाभि को हम समझें और उसकी बीमारी को डायग्नोज करें, कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे और फिर उसका उपचार करें। इसमें इस बात का भी जिक्र है किताब में कि 3 दिल होते हैं, 3 हृदय हैं, वो कैसे? हम लोग सब लोग सोचते हैं कि हार्ट तो एक ही है, लेकिन जो संस्कृत शब्द है हृदय, तो हृदय के 3 अंश हैं, हृ, द और य। हृ का मतलब लेना या आना, द का मतलब देना या जाना, और य का मतलब उसको बीच में प्रोसेस करना। तो हमारे शरीर में 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर यह कार्यक्रम होता है। ब्रेन के अंदर सारी सेंसेस इनपुट्स भेजती हैं, फिर ब्रेन उसको एनालाइज करता है और फिर कर्म इंद्रियों द्वारा उसको आगे प्रोसेस करके इंस्ट्रक्शंस भेजता है। तो ब्रेन बिकम्स अ हार्ट। दूसरा दिल तो है ही, जहाँ पर पंपिंग हो रही है, गंदा खून हृदय में आ रहा है और वो लंग्स में साफ होके फिर वो वापस जा रहा है आर्टरीज के द्वारा, तो वो भी एक तीनों काम कर रहा है। लेकिन तीसरा एक अहम एरिया है, वो है नाभि। तो नाभि में सब तरफ से इनपुट्स आ रहे हैं और नाभि उसको प्रोसेस करके फिर उसको वितरित करता है। वो इनपुट्स क्या हैं? एक्चुअली एनर्जी है। सारे शरीर में से एनर्जी इकट्ठी होकर नाभि पे आती है, वहाँ पे स्टोर होती है, फिर नाभि उसको सारे में डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो नाभि तीसरा हृदय बन जाता है। तो इस तरह से शरीर में 3 हृदय हैं। अभी आपने बोला कि कई बार दुख होता है, तनाव होता है, तो उसका असर नाभि पर पड़ता है। क्या हर एक्सप्रेशन का असर पड़ता है? क्योंकि डर, घबराहट तो एक बात हो गई, उसका असर पेट पर। जब लोग बहुत खुशी में होते हैं तब भी कई बार दिल जोर से धड़कता है, तो क्या नाभि पे भी उसका असर आता है? और हर उसकी फिर कोई प्रतिक्रिया होती है? बिल्कुल, आपने सही कहा, प्रतिक्रिया भी होगी। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा खुशी होगी या बहुत ज़्यादा गम होगा तो उसका असर नाभि पे आएगा। कभी कभी आपको एहसास होगा कि कुछ पेट में कुछ एक मरोड़ सा एक ऐंठन सी आई, जब आप बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम आपकी नाभि विचलित हो गई। वो बटरफ्लाई इन द स्टमक, बिल्कुल ठीक आपने कहा। वो भी नाभि का ही एक एग्जाम्पल है। और उस टाइम आपकी नाभि समझिए खिसक गई, तो कुछ ना कुछ आपको परेशानी आएगी, या तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, आप सोचेंगे एक्साइटमेंट की वजह से, नहीं, वो नाभि के विचलित होने से है। तो ऐसे में ये ज़रूरी है कि हम अपना मन को संयम में रखें, ना बहुत ज़्यादा खुशी दिखाएं, ना हो अंदर से खुश। वैसे खुशी तो होती है, और लेकिन जब है तो उसको जल्दी से समझ के उसको नियंत्रण में करके नाभि का भी ध्यान रखना है, नहीं तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि किसी को लॉटरी लग गई, वो इंसान 1000 रुपये महीने के कमा रहा है और उसको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, उसको तो शायद हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इतनी खतरनाक चीज़ है कि नाभि अगर इम्बैलेंस में आ गई बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा गम से, तो विचलित होके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये इसमें तो ये भी कहा जाता है कि मतलब हमारी सांसें भी जैसे नियमित हैं कि उतनी ही हैं गिनती में, शरीर की ऊर्जा भी नियंत्रित है, एक सर्टेन अमाउंट में है, तो आप जितना खर्च करेंगे उतना शरीर खर्च होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। जो भी हमारे अंदर ऊर्जा है वो नाभि से ही डिस्ट्रीब्यूट होकर सारे शरीर में जा रही है। अगर हम उसको खर्च करते रहेंगे और उसका दोबारा से रिफिल नहीं करेंगे तो वो तो ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं उसमें भी एनर्जी लग रही है। आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप क्या सबसे पहले नाभि देखते हैं, या फिर क्या लक्षण आपको लगता है कि कुछ भी हो इसकी जड़ में नाभि ही है, और कैसे पता लगता है कि किसी की नाभि खिसक गई है? पहला लक्षण तो ये होता है कि मुझे ये बताया जाता है कि साहब हम एक बीमारी का इलाज कई टाइम से, कई सालों से, महीनों से कर रहे हैं, और फिर उसके साथ एक बहुत बड़ी फाइल होती है कि इतने सारे हमारी जांचें हुई हैं और लेकिन हमको कुछ बीमारी समझ में नहीं आ रही है लोगों को, और हमें उसका फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, या फ़ायदा होता है कुछ समय के लिए, फिर हम वहीं पे पहुंच जाते हैं, फिर दवाइयाँ बढ़ा दी जाती हैं, कुछ समय फ़ायदा। तो ये जब कहानी मेरे को सुनने को मिलती है तो मैं समझ जाता हूँ कि उनकी नाभि विचलित है, इसलिए वो सही रास्ते पे नहीं पहुँच रहे हैं। तब मैं उनका फिर उसी ढंग से अध्ययन करता हूँ उनकी बीमारी का, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट्स अधिकांश नॉर्मल होती हैं। क्या सिर्फ नाभि ठीक करने से बाकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं? और मतलब कितनी बड़ी बीमारियों तक इसका असर है? ऐसा है, ये बीमारी एक दिन में नहीं बनती है, काफ़ी समय में बनती है। हाँ, किसी को अभी नाभि विचलित हुई है और आपने अभी तत्काल उसको ठीक कर दिया तो उसको कोई आगे रोग नहीं होगा। लेकिन नाभि विचलन जिसका बरसों से चला आ रहा है और उसको ठीक करने का मौका नहीं मिला, तो उसकी बीमारी बढ़ते बढ़ते इतनी गहराई में पहुंच जाएगी
कि उसका तुरंत उपचार नहीं हो सकता। तो उसकी नाभि को भी ठीक करना पड़ेगा, उसको एक दिशा दिखानी पड़ेगी, और उसकी जो जो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उसका साथ साथ उपचार करते रहना पड़ेगा दवाइयों से। और फिर कुछ समय के बाद हो सकता है उसकी दवाइयाँ कुछ कम हो जाएं, और जितनी वो मेहनत करेगा नाभि को ठीक करने के लिए उतना उसको लाभ होता चला जाएगा। आपके हिसाब से जो आप बात कर रहे हैं वो नाभि हमें पूरी सेहत की चाबी नज़र आ रही है कि उससे सब ठीक हो सकता है। लेकिन किसी और को, आप तो डॉक्टर हैं, आपको मालूम चल गया कि नाभि इनकी किसकी हुई, किसी भी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि मेरी नाभि खराब है? किसी का सर दर्द होगा, वो कहेगा सर दर्द है, एक सर दर्द की गोली खा लेता हूँ, पेट दर्द है, पेट दर्द की गोली खा लेता हूँ। इसका नाभि से क्या कनेक्शन? धूप तो मतलब इसी तरह एक्ट करेंगे कि आज धूप है, सर दर्द, धूप लग गई है तो सर दर्द हो गया। वो अपनी नाभि पर कैसे ध्यान केंद्रित करे कि ये वजह हो सकती है? जब तक उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा वो सोच भी नहीं सकता। हमने तो इतनी डॉक्टरी पढ़ने के बाद हमें आइडिया नहीं था, तो एक आम इंसान को अगर इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है तो वो नहीं सोच सकता कि इसको नाभि से कैसे जोड़ा जाएगा। तो इसके लिए उसको जागरूक होना पड़ेगा, और ये पुस्तक शायद उसको कुछ जागरूक होने में मदद करे। आप उम्मीद कर रहे हैं इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए और क्या क्या तरीके से? क्योंकि नाभि के बारे में जनरली इस तरह सीधे बात नहीं होती। आयुर्वेद में या आपने बड़ी तरह की चिकित्सा प्रणालियों पर काम करके देखा है कि मतलब होम्योपैथी है, कायरोप्रैक्टिस से लेकर तमाम तरह की चीज़ें हैं, मर्म चिकित्सा है, लेकिन सिर्फ नाभि पे केंद्रित कहीं पर कोई बात हो रही है, अभी तक ऐसा देखा नहीं गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हमको ये जो अलग अलग साइंसेज हैं इनमें बड़ा विश्वास है, क्योंकि वो एक ट्रायल बेस्ड साइंसेज हैं कि हमने ये केसेस ऐसे देखे, ये डायग्नोसिस करी और उनका इलाज करा और ये फ़ायदा हुआ। लेकिन नाभि में कुछ भी मूल रूप से पकड़ना ज़रा मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर हम इस पर अनुसंधान करेंगे तो हमें ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। और नाभि चिकित्सा एक ऐसी सरल चिकित्सा है जिसको करने से हमें लाभ जल्दी भी होगा, तुरंत होगा, और आगे तक होता रहेगा। एक बार में नाभि ठीक करने से क्या बात ठीक रहता है फिर परमानेंट? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। नाभि अगर हम देखें इस्लाम धर्म में एक 5 बार की नमाज होती है। उन 5 बार में वो व्यक्ति आसन कर रहा है और ध्यान लगा रहा है और इबादत कर रहा है। तो 5 बार वो करके फिर अपने हाथ जोड़ के देखता है कि अभी उसकी लाइनें सारी मिली हुई हैं। वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे नाभि को देखा जाता है, विचलन को। और वो कहता है अल्लाह अभी तो नाभि ठीक है। हालांकि ये उसका मकसद नहीं है, वो तो दुआ कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो उस समय अगर उसकी लाइनें मिली हुई हैं तो उसकी नाभि ठीक हो गई है। तो बार बार वो करता है क्योंकि उसे पता है कि ये नाभि फिर विचलित हो जाएगी। तो 5 बार करने से उसको इस चीज़ का लाभ मिल जाता है। तो ये नाभि को तो बार बार ठीक करना पड़ेगा। हम भी जो अगर तरीके बताएंगे, आसन बताएंगे, वो सुबह शाम करने होंगे। जो हमें भोजन के बारे में संयम रखना है, जागने सोने के बारे में, वो सब हमको करते रहना पड़ेगा। अब जिस तरह वापस चर्चा होने लगी है लाइफ स्टाइल की डिसीज़ेज़ की, और वापस लाइफस्टाइल पे ही लोगों को ठीक करने आना होगा, ये किस तरह की चिकित्सा पद्धति का हिस्सा है? क्या ये आयुर्वेद का हिस्सा है, योग का हिस्सा है, या किस श्रेणी में डालेंगे इसको? इसको श्रेणी अलग से ही देनी पड़ेगी क्योंकि नाभि चिकित्सा अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट साइंस है। लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें योग की हैं। आयुर्वेद का इसमें कोई ज़्यादा अहम रोल नहीं है क्योंकि इसमें हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत कम यूज़ करते हैं, ना के बराबर ही है। हाँ, कुछ तेल वगैरह लगाते हैं नाभि पे, जैसे हींग लगा लिया, कई तरह के तेल लगा लिए, लेकिन इसमें औषधि का प्रयोग कोई नहीं है। नाभि अपने आप में ही संपूर्ण शास्त्र है और इसको नाभि को ठीक करके ही हम अपने को ठीक रख सकते हैं। तो इसलिए ये अलग विद्या है नाभि, और उसको नाभि समझ के ही हमें इलाज करना पड़ेगा। ओके। तो सर, नाभि खिसकने की वजह से बीमारी होती है, बीमारी होने की वजह से नाभि खिसकती है? ये भी तो कनेक्शन नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। नाभि खिसकेगी तभी हमको रोग का एहसास होगा, लेकिन हम कहें कि हमारे को रोग है इसलिए नाभि खिसकी है, ये गलत होगा। नाभि खिसकने से ही रोग होगा। अगर हमारी नाभि ठीक ठाक है तो हम जो भी कर रहे हैं वो ठीक ठाक कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, हमारा स्वस्थ जीवन चल रहा है। लेकिन जहाँ हमने कुछ गलती करी खाने पीने में, उठने बैठने में, तो और नाभि खिसकी, तो हमें कुछ ना कुछ एहसास होगा कि हमारी तबीयत में कुछ खराबी आ गई है। तो हाँ, पहले नाभि खिसकेगी तभी रोग होगा। अगर हम अभी आजकल के लोगों की बात करें, जितनी भी तरह की बीमारियां, बीपी नाभि से कनेक्शन है, हर एक बीमारी का नाभि से कनेक्शन, डायबिटीज सबसे है, नींद ना आने की बीमारी, बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस, बिल्कुल, हाइपरटेंशन, वो तो है ही है। यानी हर बीमारी का कनेक्शन है नाभि से बिल्कुल कनेक्शन है। नींद का कैसे कनेक्शन है? और अगर सिर्फ आपकी नाभि ठीक है तो
आपको फिर अगर नींद पर्याप्त हो गई तो कहते हैं नींद काफ़ी चीज़ों का इलाज है, वो ठीक हो जाएगा। तो इसका स्लीप कनेक्शन क्या है और स्वास्थ्य से और कितना ज़्यादा जुड़ाव है, इसको कैसे देखें? नाभि जो है अपने शरीर को रिपेयर करने की कोशिश करती है, हुँ, लेकिन उसके लिए शरीर को उस टाइम डीप स्लीप में जाना होगा, सुसुप्ति अवस्था। खुद ब खुद ठीक होने की कोशिश करती है। हाँ, लेकिन क्या होता है कि मन, हम जागृत अवस्था में जो हमारा मन चल रहा है, हुँ, तो वो मन विचलित है, वो नाभि को टिकने ही नहीं देगा। हुँ, जब हम सोने की कोशिश करते हैं तो थोड़े थोड़े सपने आते हैं, तो अभी भी मन जो है हमारा इतना शांत नहीं हुआ कि हम उसका कोई फ़ायदा उठा सकें। फिर हम थोड़ी सी डीपर स्लीप में जाते हैं, तो जो प्राण जो है हमारा, जो हमारा मन चल रहा है, हुँ, तो प्राण हमारा सिर और सिर तक ही रहता है। जी, लेकिन जब हमारी थोड़ी सी माइंड की एक्टिविटी कम होती है तो प्राण थोड़ा खिसक के सिर से गर्दन पे और छाती पे आ जाता है, हुँ, तो मन थोड़ा सा कम चल रहा है उस टाइम। लेकिन जब हम और डीप स्लीप में जाते हैं तो प्राण जो है वो खिसक के नाभि पे आ जाता है। तो जब वो नाभि पे पहुंचता है तो हम डीप स्लीप में हैं, तो हमारा मन बिल्कुल ही शांत होता है। हुँ, और उस टाइम जब मन शांत है, आप यूँ समझ लीजिए कि गाड़ी का इंजन चल रहा है, आप उसके अंदर रिपेयर करके देखिए, हुँ, नहीं कर सकते, इंजन को बंद करना ही पड़ेगा। जी, तो मन वो इंजन है जो कि शरीर को एक्टिव रख रहा है। वैसे तो शरीर सिर लेटा हुआ है, लेकिन जब तक मन चल रहा है अंदर बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं। महानगरों में पॉसिबल है क्या? कोशिश की जाए तो ज़रूर हो सकता है, हुँ, ऐसा नहीं है, हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स कर रहे हैं इस चीज़ को। हुँ, तो जब मन जाके टिकता है और बिल्कुल शांत हो जाता है तो नाभि जो है सारे शरीर में रिपेयर प्रोसेस शुरू कर देती है। मेडिटेशन वगैरह से भी संभव है। बिना मेडिटेशन के भी हो सकता है, अगर आप डीप स्लीप में चले जाएं। आप तो इसको सोलर एनर्जी से भी कनेक्ट करके देख रहे हैं कि नाभि ही पूरी सोलर एनर्जी है, वो कैसे संभव है? देखिए, जो हमारा हम आकाश में देखते हैं सूर्य है, हुँ, तो सौरमंडल में सूर्य उसका केंद्र है और उसके आसपास कितने सारे ग्रह हैं। जी, ऐसे ही हमारे शरीर में भी हुँ, नाभि हमारा सूर्यमंडल, सूर्य ग्रहण, वो सूर्य है ग्रह, जी, और उसके आसपास इतने सारे चक्र हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सबको नाभि ही कंट्रोल कर रही है। फिर सूरज जो है हमको एनर्जी देता है, हीट देता है, हुँ, तो नाभि भी अपनी प्राण शक्ति जो है सारे शरीर में पहुंचाती है। हुँ, और सूर्य जो है उसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन की मतलब क्रिएट होती है। जब प्लांट्स के ऊपर सूर्य किरण पड़ती हैं हुँ, तो क्लोरोफिल से ऑक्सीजन बनती है। तो ऐसे ही नाभि से भी ऊर्जा क्रिएट होती है। तो वो सूर्य से नाभि का बहुत गहरा एक संबंध है कि जैसे आकाश में सूर्य है वैसे ही हमारे शरीर में नाभि है। फिर डाइजेस्टिव प्रोसेस हुँ, वो भी हीट से ही होती है, तो वो हीट से ही डाइजेशन जो है वो भी नाभि से ही हो रहा है। तो उससे हमारे कई सारे तरह के रस, रक्त, मांस, मज्ज, मेद और ये शुक्राणु, शोणित, ये सब बनते हैं। तो ये एक प्रक्रिया जो है वो सब नाभि पे ही हो रही है। तो ऐसे ही सूर्यमंडल में भी वो सब प्रक्रियाएं चल रही हैं कि एक के बाद एक, दिन है, रात है, सब चीज़ें हो रही हैं। तो सूर्य का और नाभि का एक काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये हमारे शरीर का सूर्य है और इसको मणिपुर चक्र कहते हैं या सोलर प्लेक्सस कहते हैं। सोलर कम्स, वर्ड कम्स फ्रॉम द सन, तो इसको हम सोलर प्लेक्सस इसीलिए कहते हैं कि नाभि और सूर्य में काफ़ी समानताएं हैं। एक आम आदमी अगर मैं जानना चाहूँ, आपने मुझे क्योंकि विधि बताई थी वो मुझे बड़ी सरप्राइजिंग लगी, तो वो एक कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर जानना चाहे कि उसकी नाभि खिसक गई है या ठीक है या नहीं, वो किस तरह से देख सकता है? एक तो दोनों हाथों को मिला के जो लाइफ लाइन है जी, उसको हम एक आर्च बना देते हैं जिसको चांद कहते हैं कि चांद बन गया। हुँ, और हाथ को बिल्कुल एक न्यूट्रल स्थिति में रखें हुँ, जिससे कि उसमें मुड़े आप ना करके थोड़े। दिखाइएगा थोड़ा तो कैमरा। बिल्कुल ऐसे हाथ को रखेंगे, जी, आप फोकस कर सकते हैं। हुँ, तो जब हमने करा तो ये चांद बन गया नीचे की रेखा, तो बाकी सब रेखाएं मिलनी चाहिए। अगर ये सब रेखाएं मिल रही हैं तो इसका मतलब नाभि ठीक है। बीच में है। लेकिन अगर नाभि दाएं बाएं ऊपर नीचे एक आध जगह जाती है तो ये लाइन खिसक के, मैं इसको बनावटी तरीके से दिखा देता हूँ कि ऐसे हो जाएंगी लाइनें या ऐसे हो जाएंगी। लेकिन अगर नाभि चारों तरफ खिसकी हुई है तो ये लाइनें सरकेंगी नहीं, ये वहीं की वहीं रहेंगी। तो अगर आपकी सारी लाइनें मिल रही हैं हुँ, तो इसके दो मतलब हो सकते हैं कि आपकी या तो नाभि बिल्कुल ठीक है या पूरी तरह से ख़राब है। तो अगर आपको कोई रोग कष्ट है तो मान के चलिए कि नाभि पूरी तरह से ख़राब होगी, और वो हम जब उसका परीक्षण करेंगे तो हम बता सकते हैं कि परीक्षण में कैसे और
पता चलता है, किस तरह के आसन करा के देखते हैं या क्या कराते हैं? उसमें यह है कि जब रेखाएं हमको नहीं बता रही हैं, हाथ की रेखाएं, हम्म। तो पलंग पे या बेंच पे लिटा के हम्म। घुटने मोड़ के नाभि को देखते हैं कि नाभि बिल्कुल सेंटर में है या दाएं या बाएं खिसकी हुई है। हम्म। फिर उसके बाद उसके आसपास देखते हैं कि कहीं कठोरता है या कोई धड़कन तो नहीं है, और अगर उसको दबाते हैं तो कहीं उसमें दर्द तो नहीं है। अगर दर्द है, कठोर है और धड़कन है, तो इसका मतलब नाभि उस तरफ विचलित है। तो वो ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी, दाएं भी और बाएं भी। और अगर हम इसमें जो पुस्तक में है कि घड़ी से हमने उसका कंपैरिजन करा है, तो 12 सुइयों की जो जगह है, 12 जगह पे नाभि विचलित हो सकती है। और हर एक स्थान का एक मतलब है कि अगर नाभि ऊपर को जा रही है, नाभि अपनी जगह छोड़ के ऊपर चली गई, तो इसका मतलब आपको पैनक्रेटाइटिस हो सकती है, हेडेक हो सकता है, सांस में दिक्कत हो सकती है, हार्ट बीट तेज हो सकती है, नींद नहीं आएगी। तो ये सब, भूख ना लगना, ये सब ऊपर के लक्षण हैं। और अगर नाभि जो है दाएं को जा रही है तो लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, बाएं को जा रही है स्प्लीन में प्रॉब्लम हो सकती है, नीचे जा रही है तो मेंस से संबंधी लेडीज़ को प्रॉब्लम हो सकती है, मूत्र संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर दाएं बाएं जा रही है नीचे को, तो घुटने में, जांघ में, टांग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये 12 स्थान पे अलग अलग रोग का हमको हिंट देते हैं कि नाभि अगर कहीं पे भी जा रही है तो वो रोग हो सकता है। तो फिर हमारा काम होता है कि इसको डायग्नोस करके ठीक करना। वो ठीक करने की प्रक्रिया में भी आसन होते हैं या फिर और कोई तरीका? लोगों कोई दवाई नहीं आती लोगों को, तो हमेशा मतलब इजी रास्ता अख्तियार करने की होती है कि कोई दवाई से ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये साइंस के लुप्त होने का कारण ही यही है कि दवाइयों पे हम निर्भर करने लगे। जी। और फिर एक बहुत बड़ी कहावत है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी हमें। मतलब पहले जो गांव देहात से परंपरा चली आ रही थी, पहले हमने डी लर्न किया और अब हमें वापस उसी को सीखने की जरूरत है। सीखना पड़ेगा। और आपने जो अभी डी लर्न और री लर्न की बात करी है, मेरे साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि मेरे को अपनी MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन की सारी नॉलेज को एक तरफ रख के नए सिरे से शरीर की रचना को समझना पड़ा, मन को समझना पड़ा, सटल साइंस को समझना पड़ा, ये सूक्ष्म विज्ञान क्या है कि जो ये नाभि को कंट्रोल कर रहा है। तो उसमें काफ़ी समय लगा मुझे कि पुरानी चीज़ों को भूल के इस नई चीज़ को सीखें। और फिर एक ऐसा समय आया जब मैंने दोनों का समन्वय कर लिया कि ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, इन दोनों को मिला के देखना है कि कैसे हम चल सकते हैं। पहले आपको जिस तरह मरीज़ अजीब लगते थे, किस तरह की बात करें, अब आपके साथ के जो डॉक्टर्स हैं उनको नहीं अजीब लगता? उनको अजीब लगा, बहुत अजीब लगा। उनको शुरू में विश्वास भी नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने अपने को उसी स्थिति में पाया तो उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे को भी ज़रा राय दीजिए हमारे मरीज़ के बारे में। और वो उनको उस चीज़ का मरीज़ को हमने फ़ायदा पहुंचाया। तो उनको धीरे धीरे विश्वास होने लगा है कि हाँ, ये विद्या भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आप जब ये कर रहे थे, लिख रहे थे किताब, तो आपको और लोग मिले अपने जैसे, या हिंदुस्तान में कहीं पर और भी इस पे काम हो रहा हो? क्योंकि आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, तो हम उम्मीद करते हैं आगे इस तरह का प्रचार प्रसार होगा। लेकिन और है हिंदुस्तान में कहीं पर? कुछ लोग मर्म चिकित्सा कर रहे हैं, तो उसमें प्रेशर थेरेपी देते हैं जी। लेकिन इतना साइंटिफिक तरीके से जिस तरह से ये पुस्तक में विवरण किया गया है, इसको करके तो मुझे लगा, पढ़ के लगा कि भाई जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसकी गहराई में जाना चाहिए। कुछ लोग हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है जो इसका इतना ज्ञान रखते हैं। और मर्म चिकित्सा की भी कहानी बहुत, उसकी भी कहानी हमारे पुराने ग्रंथों से आती है कि जब भीष्म पितामह सरशैया पर थे तो उनको इसी तरह पर करा गया कि केवल उनके शरीर के उन मर्म बिंदुओं पर बाण लगाए गए जहाँ से उनकी मृत्यु ना हो। बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ी विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है वो भी। तो आपको कितना इसको लोगों को कन्विंस करने में टाइम लगता है कि लोगों को लगेगा कि यार दवाई दीजिए ना, आगे बढ़िए? ऐसा है, जो मरीज आता है बहुत मोटी फाइल लेके, उसको तो कन्विंस करने में टाइम नहीं लगता। नहीं, वो पैसे तो सारे खर्च कर चुका है। जब हम उसकी नाभि ठीक कर देते हैं और उसको लाभ होता है तो कहता है मैंने 2 लाख रुपए खर्च करे थे इतने सारे जांचें करने में, तो वो सब क्या ये नाभि ही था? हमने कहा काफ़ी हद तक तो ये नाभि ही थी। तो अब वो ठीक रखने के लिए आपको हमने तरीके बताएं, वो करते रहिए। तो कन्विंस मरीज़ तो हो जाता है, लेकिन हाँ, जो ठीक ठाक है और जो अपने तरीके से चल रहा है उसको कन्विंस करने में थोड़ा समय लगेगा। और यही चीज़ आप और भी पैथीज़ में देख लीजिए, होम्योपैथिक साइंस है,
बहुत सारे लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, वो अगर मीठी गोलियां हैं, कुछ नहीं होता, इतनी कम डोज दे रहे हैं, कहाँ से दवाई काम करेगी। लेकिन जब उनको खुद उसका यूज़ करने का मौका मिलता है और वो ठीक होते हैं, तब उनको विश्वास होता है कि हाँ ये भी विद्या है। तो ये सब विद्याओं में अपना अपना एक शक्ति है, और उसको जानने के बाद ही आप कह सकते हैं कि उसमें कितना दम है। आयुर्वेद, होम्योपैथी, भस्म चिकित्सा, प्राणिक हीलिंग, मर्म चिकित्सा, इतना कुछ है, और उसके बावजूद हम फिर इस तरह वहाँ यहाँ आकर जो मॉडर्न साइंस कहते हैं बहुत तरक्की कर गया है, वहाँ जाके असहाय हो जाते हैं। तरक्की इसलिए भी कर गया है कि उसके पीछे पैसा बहुत लगता है। जिस तरह आपने बताया कि नाभि वाला जो है, कुछ ऐसे शरीर में जैसे एक्यूप्रेशर में पॉइंट्स होते हैं, कुछ होता है ऐसा कि ये पता होता है कि ये पॉइंट जी आपके सर का है, ये दिल का है, तो आपकी नाभि खिसकने का भी कहीं पर हम दबाव दें और मालूम चल जाए कि नाभि खिसकी हुई है? बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप दबाएंगे तो दर्द होगा। तो जैसे कि ये पहली उंगली और अंगूठी के बीच में ये जो ट्रायंगल है, अगर आप यहाँ पे दबाते हैं और अगर आपको दर्द हो रहा है तो नाभि वास्तव में आपकी खिसक चुकी है। नहीं हो रहा तो अच्छी बात है। ऐसे ही कान के ऊपर जगह जगह ये आप बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप दबाएंगे और आपको पेन नहीं हो रहा तो आपकी नाभि ठीक है, और अगर पेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं नाभि की वजह से अड़चन आ रही है। वो रिफ्लेक्सोलॉजी जो होती है, जिसमें कई बार मेथी या चने के दाने ऐसे लगा कर यहाँ बांधा जाता है, वो उसमें भी ऐसे यही पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और होता क्या है कि जो प्राणिक चैनल्स हैं, एनर्जी चैनल्स हैं, जो नाभि से सारे शरीर में जा रहे हैं, उनमें जहाँ जहाँ कहीं रुकावट आएगी तो वो किसी न किसी बिंदु से उसका हमको मालूम पड़ जाएगा, और वहीं पे मर्म चिकित्सा होती है और वहीं पे ये रिफ्लेक्सोलॉजी यूज़ की जाती है कि उसको हम खोल दें चैनल्स को। तो अगर हम डायरेक्ट नाभि से कोशिश करें तो भी किया जा सकता है, और हम और जगह पॉइंट से करें तो भी किया जा सकता है। तो यहाँ एक ऐसी जगह है कि जब सारी साइंसेज मिलके एक हो जाती हैं, पर्पज़ यही है कि हम नाभि से सारी ऊर्जा को बराबर तरीके से सारे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। किस तरह की बीमारियों में इसका असर होता है? जैसे शरीर का कोई ऐसा ही विकार कि कंधे में दर्द है, हाथ में दर्द है, पीठ में दर्द है, या चलने में प्रॉब्लम हो रही, घुटने में प्रॉब्लम हो रही, या जो अंदर कई वक्त से डेवलप हो रही बीमारियां, कैंसर, ट्यूमर, उसमें तो नाभि का रोल किस तरह की बीमारी में कितना है, कितने परसेंटेज के लिहाज से हम बोलें, और किन बीमारियों में आप सिर्फ और सिर्फ नाभि ठीक करके ही उस मरीज को दुरुस्त कर सकते हैं? देखिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम दिमाग में आती है, जिसके लिए कोई खास दवाइयाँ हैं नहीं जी, और वो एट बेस्ट बीमारी को दबा सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में तो नाभि का अहम रोल है। अच्छा। उसके अलावा नींद, एसिडिटी और कब्ज़, इन सब में नाभि का बहुत अहम रोल है। और कब्ज़ एक ऐसी बीमारी कि अगर एक दफ़े आपको कब्ज़ हो जाए तो उससे 10 बीमारियां और हो जाएंगी। तो इसलिए एक तो मेरे को उदाहरण अभी और मिला था कि एक व्यक्ति को 20 साल से कब्ज़ था और धीरे धीरे उसको पार्किंसोनिज्म डेवलप हुआ। अब ये अभी कोई तथ्य सामने नहीं आया, कोई ऐसी रिसर्च नहीं आई है, लेकिन ये देखा गया कि जैसे उनका कब्ज़ ठीक हुआ, उनका पार्किंसोनिज्म ठीक होना शुरू हो गया। तो ऐसा 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 मरीजों में हमने देखा। तो कब्ज़ भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो भी नाभि से हम ठीक कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो अधिकांश बीमारियां हैं, लेकिन वो जितनी लंबे समय की हो जाएंगी तो उनको ठीक करने में भी उतना ही समय लगेगा। तो अगर किसी को 10 साल से बीमारी है तो हो सकता है उसको अपना उपचार 3, 4, 6 महीने तक करना पड़े कि वो पूर्णतः उसमें से निकल के बाहर आ जाए। तो नाभि, अब कितना कोई व्यक्ति उसमें विश्वास रख के कितने दिन तक उसका इलाज करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अधिकांश लोग कहते हैं अरे ये इलाज तो बहुत लंबा है। तब मुझे मन में आता है उनसे मैं पूछूं कि आपको ब्लड प्रेशर कितने साल से, और आप कितने साल से इलाज कर रहे हो, अब तक कितना ठीक हो गया? तुरंत इलाज की जो जरूरत, तो तुरंत इलाज तो ब्लड प्रेशर अभी नहीं हुआ। 20 साल से दवाई खा रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। तो एक उनको ये विश्वास लगता है कि हमने ब्लड प्रेशर की दवाई खाई, हमारा ब्लड प्रेशर अब 120/80 आ गया है, हम ठीक हो गए। वो ठीक नहीं हुए, अभी दवाई से उसने उस रोग को दबा रखा है। और नाभि उपचार में हम कोई दवाई नहीं दे रहे हैं, और रोज़ की रोज़ आपका स्वास्थ्य आपको वापस मिलता जा रहा है। तो इसके मतलब जब बिना दवाई से आप रोज़ ठीक हो रहे हैं तो ये उपचार बेहतर है। नाभि खिसकती क्यों है, और खिसकने के भी अलग अलग प्रकार हैं क्या? कि मतलब जो आपने तरीके बताया, अगर ऊपर का है तो ऊपर का कुछ सिम्टम्स अलग होंगे, तो खिसकती क्यों है? और ऐसा है कि खिसकने के कारण कई सारे हैं। एक तो कारण है कि फिजिकल कारण, हम चल रहे हैं, ठोकर लग गई
तो एकदम ज़ोर से जो पैर में झटका लगा, पेट के मसल्स में झटका लगा तो नाभि खिसक जाती है। हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं, 2-3 सीढ़ी हमने एक साथ कूद के नीचे उतरी, उससे भी नाभि खिसक सकती है। हमने कोई वज़न अचानक उठा लिया, हमें आइडिया नहीं था कि कितना भारी है और हमने ज़ोर लगा दिया, तो एक तरह से क्रैम्प भी आता है मसल्स में, लेकिन उसमें भी नाभि अपनी जगह से हट जाती है और उसके फिर लक्षण भी दिखते हैं, जैसे कि हो सकता है कि डायरिया शुरू हो जाए, तो मालूम पड़ा कि वज़न उठाया था उसके बाद डायरिया हुआ है, तो नाभि उसमें नीचे खिसक जाती है। तो एक तो ये फिज़िकल हुआ, दूसरा है सोशल। आप समाज में रहते हैं लेकिन समाज आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा, अब आप दुखी हैं, उससे भी नाभि खिसक जाएगी। अच्छा। फाइनेंशियल, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको लॉस हो गया, उससे नाभि खिसक जाएगी। फिर आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है तो भी आपकी नाभि खिसक जाएगी। आपने गलत खाना खा लिया, पेट खराब हो गया, उल्टी दस्त लगे तो नाभि खिसक जाएगी। तो बहुत सारे कारणों से नाभि खिसक जाती है। मन में अगर कोई गुस्सा आ रहा है तो भी नाभि खिसक जाएगी, और आप अचानक बहुत खुश हो गए और खुशी से आप फूले नहीं समा रहे तो भी नाभि खिसक सकती है। तो नाभि खिसकने के बहुत सारे कारण हैं। आपने कूदने फांदने की जो बात की उससे मुझे बच्चे जहन में आए, वो तो दिन भर कूदते हैं, उनकी भी नाभि खिसकती है क्या, या कोई उम्र होती है कि उसके बाद ये समस्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे जो हैं डीप स्लीप में सो जाते हैं। अच्छा। और डीप स्लीप नाभि को ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। तो हाँ, आपने ठीक है, बच्चे बहुत कूदते फांदते हैं, उनकी नाभि खिसक सकती है, ज़रूर खिसकती होगी, लेकिन जब वो सोते हैं अब बिल्कुल बेसुध होकर सोते हैं, चार्ज होते हैं वो बेसिकली, तो एकदम सोते कम है, चार्ज हो रहे होते हैं। उसमें वो चार्ज हो रहे तो उनकी बैटरी चार्ज हो रही होती है जी जी। कि अब जब वो जागेंगे तो सबका खून पिएंगे। तो ये जो आपने और तरह की परेशानियां बताई, स्ट्रेस से लेकर सब कुछ, वो भी सब हमारी संवेदनाएं, हमारे मनोभाव हैं। तो थेरेपिस्ट के पास जाने से पहले आपको एक बार नाभि एक्सपर्ट के पास जाने की भी ज़रूरत है। कुल मिला के लबो लबाब इसका यही है। मैं तो ये चाहूँगा कि सब डॉक्टर थोड़ा बहुत नाभि के बारे में भी जान लें, कि जब सब चीज़ें देख ली तो एक दफ़ा नाभि का भी अध्ययन कर लें, तो उसके उस तरफ देखते हुए भी उसको साथ में अपने इलाज में जोड़ दें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे देश में इतनी सारी पद्धतियाँ हैं कि हम एक पद्धति को लेकर हमें नहीं चलना चाहिए, हमें सबको इंटीग्रेट करना चाहिए। आपने देखा होगा हाल ही में एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी नेता और वो हम जो भी हैं क्रिकेटर रहे हैं, उनकी पत्नी को जब कैंसर हुआ तो उसके बाद उन्होंने भी आयुर्वेद का बहुत धन्यवाद किया। हालांकि फिर ये भी बात हुई कि वो तो पोस्ट सर्जरी के बाद उनको आयुर्वेद का सहारा मिला। तो लाइफस्टाइल सुधारने में, किसी भी बड़ी बीमारी के बाद लाइफस्टाइल सुधारने में क्या काम आता है, या हम शुरू में भी अगर हम अपनी लाइफस्टाइल ही ठीक रखेंगे तो सबसे बचे रहेंगे? सबसे बढ़िया बात तो यही रहेगी कि हम बच्चों से ही इसको शुरू करें कि वो अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें। और एक जैन धर्म में कहा जाता है मिथ्या आहार मिथ्या विहार, कि हम गलत टाइम पे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं, उसी से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो अगर हम लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन ले आए तो उसी से बहुत फर्क पड़ जाएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, वो और ही बहुत बड़ी चीज़ है। वो जिस तरह धर्म में तो बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन अगर हम अपने डेली रूटीन में ले आए कि हम गुस्सा ना करें, हिंसा ज़्यादा ना करें, अपने ऊपर भी ना करें, दूसरों पे भी ना करें, तो उससे भी नाभि काफ़ी ठीक रहती है, नींद अच्छी आती है, और नींद में तो वैसी नाभि ठीक हो जाएगी। तो डीप स्लीप की हमें कोशिश करनी चाहिए। और डीप स्लीप काफ़ी दार्शनिक और आध्यात्म हो जाएगा, लेकिन नए ज़माने में रहते हुए भी आप मॉडर्न रहें, सब रहें, लेकिन आपको ये जानना होगा कि अब तो विदेशों में भी इस बात की चर्चा हो रही है कि आपको लाइफ स्टाइल में, वो जो सुनते हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, पूरी दुनिया अब उसी की ओर लौट रही है। और इस पूरे एपिसोड का या इस पूरी बातचीत का लबोलुबाब यही है कि आपकी सेहत की जो चाबी है वो आपकी नाभि ही है। आज हमने आपको बताया है कि आप जिसको सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हो सकता है, टेस्ट करा के देख लें, एक बार अपनी नाभि पर फोकस करने की ज़रूरत है। अगले एपिसोड में क्या होगा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए। आप जो जानना चाहेंगे कि नाभि को हम कैसे परीक्षण में करके ज्ञान हासिल करें कि नाभि ख़राब है, फिर उसको ठीक कैसे करना है, और फिर ठीक करने के बाद उसको ठीक रखना कैसे है, ये सब भी हमें इसका ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि लोग कहते हैं आज तो हमने नाभि ठीक करा ली, अब हम मस्त हैं, अब कुछ भी करेंगे, लेकिन 2 दिन के बाद कहते हैं हमें फिर नुकसान हो रहा है, तब फिर हम वहीं के वहीं पहुँच गए। तो इसको मेंटेन भी करना ज़रूरी है, सिर्फ ठीक करके भूल जाना नहीं है, ठीक करके इसको मेंटेन करना है। चलिए, हमने आज आपको वजह बताई है कि आपको जो तमाम परेशानी है उसकी वजह क्या हो सकती है। आप इस पर विचार करिए। अगले एपिसोड में हम आपके लिए उस सबका उपाय, उसका इलाज लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।